लोग ये वेव्स की क्लास रख रहे हैं और इसमें जून 2020 मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, जून 2020 पेपर है 1-1, जून 2020 पेपर है 1-1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 22। ये निकालिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पढ़ें। अ साउंड वेव रिड्यूसेस इन इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड इसका मतलब है कम हो जाएगा। मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एज इट ट्रेवल्स थ्रू एयर। अब वो कह रहे हैं साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है। इंटेंसिटी कम होने का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। पहला पार्ट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। बताओ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब एम्पलीट्यूड होता है। गुड। फेज डिफरेंस को कोई फर्क पड़ेगा अगर एम्पलीट्यूड कम होगा? फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट पार्टिकल्स इज जीरो। क्या प्रोग्रेसिव वेव में एडजेसेंट पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस जीरो होता है? वो तो सिर्फ उनका होता है जो एक ही पोजीशन पर हो, क्रेस्ट टू क्रेस्ट, क्लब टू क्लब, तो फेज डिफरेंस तो जीरो नहीं होता। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल दैट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 180। ये गलत है क्योंकि 180 पे तो फेज आउट हो जाता है। वेवलेंथ तो होता है जब फेज डिफरेंस 360 हो। टू पार्टिकल्स दैट हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 360 हैव द सेम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये इस वैसे तो ये सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो वेव है उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। अब जरा देखो, इंटेंसिटी कम हो तो क्या होता है? अगर तुम एक वेव ऐसे बनाओ, ये, तो इंटेंसिटी कम होने का मतलब ये होता है कि इसकी क्या चीज कम होगी? यस, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। तो अब तुम किसको सोचोगे कि एम्पलीट्यूड कम होने का मतलब ये चीज है। अब तुम्हें सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन सा आंसर जो है वो सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ठीक है। वैसे तो लास्ट वाला भी सही है लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। तो सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ए इज राइट, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी के आगे लिखा हुआ है क्या? नो चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैंने ये पेपर ग्रुप पे भेजे, तो अगर आप पेपर खोलना चाहो तो अपने पास मोबाइल पे अगर डेटा चल रहा है तो आप इसको डेटा पे शेयर करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब आप आ जाओ इसी पेपर का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़े। The graph shows the variation with time of the displacement of an electromagnetic wave at a point. ये वेव इसने बनाई हुई है, ये वाली। इसके y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और x एक्सिस पे क्या है? देखो, टाइम। द वेव इज ट्रेवलिंग इन अ वैक्यूम, तो फिर तो डिफ्रैक्शन तो हो नहीं सकती, कांस्टेंट होगा। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज द वेवलेंथ? सवाल आसान है, बस इसमें ये नोट कर लो कि ये जो चीज है 0 से 3 तक जाए तो ये क्या बनेगा। लेकिन अब वो कैसे आएगा? वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो एक्स एक्सिस से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। टाइम पीरियड निकाल के 1/t करूँ तो क्या बन जाएगा? यस, देखो फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड को अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t। एक फॉर्मूला होता है v is equal to f lambda और एक होता है v is equal to lambda upon t। अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये मुझसे दो चीजें मांग रहे हैं। एक तो ये जिसको डायरेक्ट निकल आती है, दूसरी चीज क्या मांग रहे हैं?
और वो मांग रहा है कि यूनिट में, मीटर में, और यहाँ देखो कैट नहीं माइक्रो। तो अब तुम यहाँ से लैम्डा की इक्वेशन बना लो वीटी। अब तुम ये ईयर नंबर डाल दो। अभी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 ये पूरा डालकर अब तुम मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो। म्यू का क्या मतलब होता है? 1 microsecond is equal to 10 to the power -6 सेकेंड। चलो अब ये कैलकुलेशन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर है 23। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, वहां से पिक कर लो और कैलकुलेशन करके वर्किंग करके दे। आंसर आ गया। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वैसे तो मैं भी नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा। ये बताओ देखकर ये कौन से टॉपिक में लगता है आपने पढ़ा था? ये वेव्स का टॉपिक लग रहा है या ये सुपर पोजिशन के चैप्टर में पढ़ा था? चलो, ऊपर ट्यूनिंग फोक है, नीचे वाटर कॉलम है। वेरी गुड। तो ये वेव्स का सवाल, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स का सवाल नहीं है। तो अब ये वाला कर लेते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ते। ये क्वेश्चन पढ़े। कहता है कि a source emitting sound of a signal frequency fs travels at constant speed directly towards an observer. The source then passes the observer and continues to move directly away from the observer. The velocity of the source remains constant. ये कौन सा टॉपिक लग रहा है? शाबाश। क्वेश्चन नंबर है 25। 25 है? अब बताओ 25 पढ़ के बताओ कि क्या ये आपको लग रहा है डॉपलर इफेक्ट? इट इज डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन। ये सवाल है डॉपलर इफेक्ट पे, और अगर आप इसको पढ़ोगे तो डॉपलर इफेक्ट पे क्वेश्चन है, which graph represents the variation with time of the frequency f naught of the sound heard by the observer. अब क्वेश्चन और से पढ़ो और बताओ कि अगर सोर्स करीब आ रहा हो किसके? ऑब्जर्वर के, तो क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या करती है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी
अपेरेंटली इंक्रीज करती है। और अगर देखो मैं जैसे लिख रहा हूं ना, अगर आपको लगे कि आप भूल रहे हो तो दोबारा लिखो ताकि मेमोरी बनती है। और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो अपेरेंटली, एफ नॉट क्या करती है, अपेरेंटली इंक्रीज करती है। ये दोनों चीजें जो है वो अपेरेंट, ठीक है। मैंने ये नोट्स दोबारा बना दिए, फॉर्मूला मैंने ग्रुप पे डाला है, आप फॉर्मूला देखोगी, मैंने ग्रुप पे फॉर्मूला पोस्ट किया है, मैंने ग्रुप पे फॉर्मूला डाला हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है ना ग्रुप पे डाला। अब पढ़ो, कहते हैं विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, एफ ओ क्या है, व्हाट इज एफ ओ, शाबाश, द स्पीड हर्ड द सॉरी द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो पहले ग्राफ का मतलब है पहले फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर एकदम बढ़ी और कांस्टेंट हो गई। सवाल क्या कहता है, द सोर्स देन पासेस द ऑब्जर्वर एंड कंटिन्यूज टू मूव डायरेक्टली अवे। पहले करीब आया और फिर दूर चला गया, पहले करीब आया फिर दूर चला गया। तो पहले फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फिर कम होगी, या पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। अब तुम अपना आंसर सजेस्ट करो, मैंने आपको नोट्स बताया, कैलकुलेशन तो कोई है नहीं, बस आपको ग्राफ देखना है। नीचे भी एक ग्राफ है, बी हो सकता है, ठीक है। व्हाट अबाउट सी और डी, सी और डी, सी गलत है, सी में लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, इसमें जो है वो लाइन कम होती जा रही है। उसके ऊपर बोल दिया है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इसमें हम देखो हमारे नोट्स ये आ जाएंगे ताकि मेमोरी वापस आ जाए। आंसर इसका बी है। चलो, इसके नोट्स भी देख लिया आपने और इसका आंसर आ गया बी। चल अब आ जाए इस वाले क्वेश्चन पे, हाँ ये कर लेते हैं, तो मेमोरी है वैसे वही पेपर, पेपर अभी वही चल रहा है पूरा, पेपर मैंने चला रहा हूँ June 20। व्हाट आर द नेम्स of electromagnetic wave that have wavelength in vacuum of 100 picometer and of 100 micrometer। मैंने इसकी ना वो ग्रुप पे डाला है, वो देख लो, वेवलेंथ मैंने ग्रुप पे डाले, उनको एक मरतबा देख लो वैल्यूज को। अब तुम चाहो तो देख के बताओ, या फिर बगैर देखे अगर मेमोरी इसको रट लिया है, इसको रट लेना चाहिए। देखो इसमें वेवलेंथ देख लो, रेडियो का 10 पावर 3 है, और गैमा तक आओ तो 10 पावर -14 तक आ जाता है, 10 पावर -12 -14। अब ये बताओ पीको का क्या करूं मैं, पीको 100 पिकोमीटर और 100 माइक्रोमीटर। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर है 26। हाँ बोलो, कन्वर्ट करो। हंड्रेड पिकोमीटर का मतलब क्या है, 100 इंटू बताओ 10 पावर क्या है, मिली माइक्रो नैनो पिको, 10 पावर -12, ये हो जाएगा। 100 का मतलब होता है 10 स्क्वायर -12, ये हो जाएगा 10 पावर -10 मीटर। और 100 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होगा, ये होगा 10 पावर इसके 2 रख लो। यस, अब तुम्हें नंबर्स मिल गए, -6
10⁻⁴ मीटर। अब तुम सेलेक्ट करो कि कौन सी वेव इसमें आ रही है हमारे पास। अगर हम इसको ट्रांसलेट कर लें, अब हम उस टेबल से कंपेयर कर सकते हैं कि क्लोजेस्ट किसके हैं। आंसर सी है। कैलकुलेशन मैंने शो की है, कैलकुलेशन के साथ अगर आप वर्कआउट करें तो आंसर आ रहा है सी। ये तो वो आ गया स्टेशनरी, ये स्टेशनरी वेव है। तो अब हम आ जाते हैं, अब निकालिए जून 20 पेपर 1, जून 20 पेपर 1। वेव्स का सवाल ज्यादातर आता है क्वेश्चन नंबर 22 के आसपास। 22 उसका कॉमन नंबर है। तो अब हम 21 है। चलो ये करते हैं, सही है। The transverse wave is moving along a rope. 2 points x and y on the rope are a quarter of a wavelength apart from each other. Which statement is not possible for the 2 points x and y at any instant? A transverse wave is moving along a rope. 2 points x and y on the rope are a quarter of a wavelength apart from each other. अब वो कह रहे हैं उनका जो 2020 बट अच्छा, तो फिर ये मैंने ग्रुप में डाले हैं। अब है जून 2020 पेपर है 1। और इसका क्वेश्चन नंबर है 21। अब वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं और उनके दरमियान सेपरेशन है क्वार्टर ऑफ अ वेवलेंथ, यानी सेपरेशन कितनी कर लेते हैं लैम्डा बाई, और लैम्डा बाई 4 का मतलब होगा 360 डिग्री अपॉन 4, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री फेज चेंज। ठीक है, अब पढ़ो। वो कह रहे हैं कि अब इसका क्वेश्चन पढ़ो। अब हमने ये देख लिया। अब वो कह रहे हैं कि which statement is not possible for the 2 points x and y at any instant? They both are stationary. They are displaced in opposite direction from their equilibrium position. They are moving in opposite direction. They both have displacements of the same magnitude from their equidistant position. अच्छा, अब इसमें जब ट्रांसवर्स वेव चलती है तो उनमें फेज वापस कब आता है? जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका सेपरेशन कितना होता है? पूरा लैम्डा।
इसका मतलब कोई भी पॉइंट वापस कितनी देर के बाद आता है, लैम्डा का मतलब होता है 360 डिग्री। पॉइंट वापस आता है कितने फेज के बाद, 360 के बाद पॉइंट वापस आ जाता है। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो है वो लोएस्ट पोजीशन है, इन दोनों में कितना फेज आउट होगा, 180। ये तो उससे भी आधा है। तो अब आप देखो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आंसर करना है। अब ये थ्योरी बात है, ठीक है। अब आप बताओगे, इसमें कहता है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर which statement is not possible for 2 points x and y at any instant। तो क्या इनका स्टेशनरी होना पॉसिबल है, नहीं। तो अब आप इसमें से मुझे सेलेक्ट करके दो कि कौन सा आंसर जो है वो फिजिकली पॉसिबल होगा। थ्योरी है, अच्छा। ये पॉसिबल है, जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें कॉमन पॉइंट्स में फेज डिफरेंस जो है वो अगर लैम्डा बाई 4 हो जाए तो वो लैम्डा बाई 4 का मतलब एक नोड होगा और एक, अगर ये स्टेशनरी चेक करना हो, क्या ये दोनों पॉइंट स्टेशनरी पे आ सकते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो दे आर बोथ स्टेशनरी। अगर हम स्टेशनरी को चेक करें तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, लैम्डा बाई, याद है वो नोड टू नोड क्या होता है, नोड सॉरी नोड टू एंटी नोड कितना होता है, लैम्डा बाई, लैम्डा बाई 2 कब होता है, लैम्डा बाई 2 होता है नोड टू नोड। नोड टू नोड क्या होता है, लैम्डा बाई 2, और नोड टू एंटी नोड। तो अगर हम ए वाले को पहले चेक करें तो ये तो जो वो कंडीशन दे रहा है ये किसकी है कि एक नोड हो और एक क्या हो, एंटी नोड हो। तो वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव है, तो ए वाला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए वाले पे ये कंडीशन होती है कि वो अगर दोनों ये हो, अगर ये लैम्डा बाई 4 से फेज आउट हो तो लैम्डा बाई 4 का मतलब एक नोड होगा और एक एंटी। तुम क्वेश्चन पढ़ो, a transverse is moving along a route 2 points x and y on the row path a quarter of a wavelength apart from each other for the 2 points x and y at any instant। तो अगर उनमें लैम्डा बाई 4 है तो फिर ये दोनों स्टेशनरी नहीं हो सकते। तो 21 का आंसर क्या है, जो नॉट पॉसिबल है वो ए है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। ये सवाल जरा ट्रिकी है, ये पढ़ो। कहते हैं टू प्रोग्रेसिव वेव्स मीट एट अ फिक्स पॉइंट पी, सुपरपोजिशन का लग रहा है। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट पॉइंट पी इज शोन ऑन द ग्राफ। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स एट पी। अब हमें पहले एक वेव को गौर से देखते हैं। अगर मैं यहां तक लाऊं तो एक साइकिल है, और यहां तक लाऊं तो क्या है, आधा साइकिल है। दोबारा देखो, यहां से लेकर यहां तक ये कितना है, 1 साइकिल, और यहां तक हाफ साइकिल। अब इसको देखते हैं, यहां से गए और यहां तक आ गए, एक साइकिल हो गया, और यहां तक आओ, आधा साइकिल तकरीबन। तो ये आप देखो, ये एक साइकिल है, और यहां से यहां तक आओ तो लग तो बहुत क्लोज सिमिलैरिटी लग रही है। लेकिन एक वेव जो है वो आप गौर से देखो, जीरो से स्टार्ट हुई और दूसरी पहले से आ रही, तो फेज डिफरेंस तो मौजूद है।
45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, ये तो नजर आ रहे हैं, ना तो ये 180 है और ना 90 है। 180 कैसे दिख रहा है कि नहीं याद है कि 180 कैसे दिखता है? देखो 180 की पहचान बड़ी सिंपल है, एक वेव ऐसे हो और दूसरी वेव ऐसे हो, इनमें कितना फेज आउट होता है? तो 180 तो हट गया। 90 का कैसे होता है? अगर वो वेव, कोई वेव अगर आप इसको माफ करो, ये 360 होता है, ये 180 होता है और ये 0, और ये पोजीशन क्या होती है? तो अगर दूसरी वेव यहां से कटे, यहां से, मतलब वो यहां से शुरू हो, तो उसका मतलब है कि फिर फेस क्या होगा? 90। तो 180 तो क्रॉस हो गया, 90 क्यों नहीं हो सकता? 90 की पहचान ये होती है कि वो वेव एग्जैक्टली यहां से शुरू करे, यानी दूसरी वेव जो हो वो ऐसे आई हो, तो 90 फेज आउट होता है। तो ये 90 भी नहीं है, तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो ये 45 है या फिर ये क्या है? 135। अब इसमें होता क्या है, टेक्निकली बड़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज है कि जब आप एंगल्स लेकर चलते हैं तो 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर है 360। अगर आप ये चलाएं ना तो ये टोटल मैक्सिमम होगा। इसके आगे जाएं तो आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा जब आप करेंगे तो दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। अब वन साइकिल के आगे जो भी नंबर होगा वो 360 से माइनस हो जाएगा। सपोज आपका आंसर आता है 420, तो 420 आंसर नहीं हो सकता। 420 को किससे माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिमम कितना है? 360 है। इसी तरह बाकियों को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि फेज आउट जो होता है वो मैक्सिमम एक साइकिल के अंदर अंदर ही होगा। तो अब आप इसमें पहले तो आपने ये समझ लिया कि आंसर ना तो 90 है ना 180, क्योंकि 180 में ना फेज आउट हो जाता है। 180 में का मतलब होता है ट्रफ क्रैश बन जाएगा, और क्रैश जो है वो ट्रफ बनेगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? हम इसमें एग्जामिनर को पहले बताएंगे कि आप इसका क्रैश ले लो और इसका भी क्रैश ले लो। मैंने इसको मार्क कर दिया वेव नंबर 1, इसको मार्क कर दिया वेव नंबर 2। दोनों का क्रैश टू क्रैश ले लो या ट्रफ टू ट्रफ ले लो। क्रैश टू क्रैश मेरे पास देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है? इसका नंबर है 0.2 और इसको नीचे रीड करो कितना है? 0.7। ठीक है, अब अगर मैं इसको लेकर आऊं तो वेव नंबर 1 से रीडिंग लेता हूं। ये मेरी वेव नंबर 1 है। वेव 1 का एक साइकिल, अगर वेव 1 का एक साइकिल पढ़ूं तो वो कितने पर है? 0.8। 0.8 का मतलब 360 डिग्री। ये कहां से आया कॉन्सेप्ट? यस। और मैंने उसको 0.6 पे 0.6 पे रीड किया 360, और 0.8, और इसका एक साइकिल है तकरीबन, इसको 0.5 पे रीड करना चाहिए। 0.6 मैंने लिखा हुआ है, 0.6। आप जरा कैलकुलेशन करके देखो, आई थिंक मैंने भी गलती की है, 0.5 होना चाहिए। रेशियो लगाओ जरा, 0.5 पे रेशियो लगाओ। आंसर क्या आ रहा है? हाँ, तो ये 0.6 नहीं है, ये गलती से 0.6 लिखा था, ये 0.5 होना चाहिए। अब 225 आ गया, मैंने उसको 360 से माइनस कर दिया। 225 मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब उसने उसको माइनस किया हुआ है। तो अब ये वर्किंग कंप्लीट कर ले।
देखिए, चलो अब आप आ जाए इसमें, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको पढ़े। A microphone connected to the Y plates of a CRO is placed in front of a loudspeaker. The trace on the screen of the CRO is shown. ये आ गया trace। कहता है the time based setting is 0.5 millisecond per centimeter. Y plate setting sensitivity is 0.2 volt per centimeter. What is the frequency of sound from the loudspeaker and what is the amplitude of the trace? फ्रीक्वेंसी निकाल दो और एम्पलीट्यूड। इसका एक्स एक्सिस भी बनाया इसने चलाती करके। तो पहले एक्स एक्सिस बनाओ, बिल्कुल बीच में आकर ना ये एक्स एक्सिस है, ये इसको एक्स बना दो। अब अगर आप यहाँ खड़े हो तो यहाँ से ऊपर जाओ, एक डब्बा, दूसरा डब्बा और तीसरा, 3 डब्बे। तो 3 डब्बों का मतलब एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 0.2 मिलीवोल्ट पर डिवीजन। तो पहले एक्स एक्सिस बनाओ और फिर एम्पलीट्यूड निकालो। यस, गुड। एम्पलीट्यूड के लिए मैंने यहाँ पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस मार्क कर दिया, टाइम एक्सिस। ये मेरा एम्पलीट्यूड है, डब्बे गिन ले, 1 2 3 डिवीजन हो गए। फिर मैंने एक पूरा साइकिल लिया, उस साइकिल पे जाके टाइम पीरियड निकाला और 1 अपॉन टाइम पीरियड करें तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैलकुलेशन शेयर करें और फिर देखिए आंसर आ रहा है। ओके, चलो ये हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया और इसके बाद वी हैव अगला क्वेश्चन। ये तो है स्टेशनरी वेव, ये कर लेते हैं। ये भी स्टेशन, हाँ ये डॉपलर है, डॉपलर कर लेते हैं। A stationary person measures the speed and wavelength of the sound from a horn on a stationary vehicle. बंदा भी स्टेशनरी है और शुरू में व्हीकल भी स्टेशनरी है, राइट? The person then repeats the measurement when the vehicle is approaching at constant speed. vehicle उसकी तरफ आ रही है। Which row describe the measured wavelength and the measured speed? Speed of sound तो नहीं बदलती, लेकिन अगर वो गाड़ी, हॉर्न वाली गाड़ी उसके करीब आ रही है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू थ्योरी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कम होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके करीब आ रही गाड़ी, सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या करेगा? तो आप पहले तो ये याद रखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड तो नहीं बदलती, आप खड़े हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, जैसे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड तो फिक्स होती है। इसमें हमें देखना होगा कि आंसर, तो हम एग्जामिनर को कैसे कन्विंस करेंगे कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है?
क्योंकि अप्रोच है, तो आप पहले एग्जामिनर को इससे सोचो, लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लैम्डा कम होगा, तो आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये तो मेमोरी है वैसे, इसको तो बंदा रट के जाएगा। देखो पढ़ो, द टेबल शोज द वेवलेंथ ऑफ 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, which row correctly identifies the principal radiation for each of these wavelength। मैंने आंसर मार्क किया है ए, क्योंकि ये मेरी मेमोरी है कि सबसे कम वेवलेंथ किसके पास होता है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके पास है, तो ये तो बहुत आसान है। रेडियो आखिर में किसी और में, आप देखिए गैमा तो रेडियो किसी और में है ही नहीं, इसमें है, लेकिन फिर यहाँ पहला एक्सरे है, लीस्ट वेवलेंथ किसके पास है, और रख लिए कि 10 पावर -14 तक जा सकता है, और रेडियो का वेवलेंथ कहां तक हो सकता है, 10 पावर 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकालिए जून 2013, अब है जून 20, ये वाला क्वेश्चन, ये है जून 20, पेपर है 13। अब इसका क्वेश्चन नंबर 22, इससे शुरू करें, पहले क्वेश्चन पढ़ो, जून 2013। Number 22, a wave of amplitude A has intensity I. After passing through a certain medium, the wave has a new intensity I upon 4. What is the new amplitude of the wave? हाँ वो लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन I1 अपॉन I2। यस, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, राइट। देखें ये वाली वर्किंग देखें, अब इसके बाद देखें
ये हो गया हमारा फॉर्मूले की वर्किंग। इसमें आंसर आ रहा है बी, और ये स्ट्रेट अवे उस फॉर्मूला की ट्रांसलेशन है। अब देखिए ये वाला 23, ये भी आसान लग रहा है। A wave travels around the coiled spring. The graph shows the variation with time of the displacement of a point on the spring. What is the frequency of the wave? What is the frequency of the wave? ये वाला। अब फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है क्योंकि इससे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। यहां तक एक साइकिल है, यहाँ पर 2 साइकिल हो जाएंगे, यहां से नहीं हो सकता, नंबर ही नहीं है। यहाँ नंबर आ रहे हैं 0.4 पे कितने साइकिल हो रहे हैं, you know 0.4 पे कितने साइकिल। तो या तो डायरेक्ट कर दो, फ्रीक्वेंसी के 2 फॉर्मूला होते हैं ना, कौन कौन से 2 फॉर्मूलाज है फ्रीक्वेंसी के। हाँ, एक तो ये है और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ साइकिल्स अपॉन टाइम इन सेकंड। तो इसमें 2 तरीकों से हो सकता है, दोनों में से जो भी तरीका आप चाहिए उसमें लगा दें और उससे करके फिर आंसर शेयर कर दें। मैंने देखा 3 साइकिल्स का मतलब 0.4 सेकेंड, तो 1 साइकिल का मतलब होगा 0.133 सेकेंड। फिर उसको पुट करके फ्रीक्वेंसी निकाल लें। फ्रीक्वेंसी का वो दूसरा फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अब आप आ जाए इसमें। अब हम इस पे आ रहे हैं 20। अच्छा, ये तो वो है स्टेशनरी, ये कर लेते हैं। A stationary source S emits a sound wave of frequency f. A source now moves away from the stationary wave. अगर source दूर जा रहा है तो observed frequency क्या करेगी? Yes. Which statement is correct? Frequency of the source S and observed frequency are now both higher than f. बी, हाँ डी होना चाहिए, 25 का डी, क्योंकि रियल फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होती। जो रियल फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, तो आंसर होगा डी, लास्ट वाला। चलो अब ये वाला कर दो। द टेबल लिस्ट पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये मेमोरी है क्योंकि ये याद करना पड़ेगा कि 10 पावर -6 के ऊपर कौन है, इंफ्रारेड। रेडियो तो 10 पावर 2-3 तक होता है, बाकी तो सारे गलत है, तो इंफ्रारेड हो सकता है। तो ये हो गया, अब निकालने मार्च। अब एक सवाल टाइम टेक का रह गया, तो अब देखिए मैंने पेपर ग्रुप पे डाला है मार्च 2020। ये वाला पेपर निकाले मार्च 2020, और इसका भी क्वेश्चन नंबर 21 होगा या 22? 21, ठीक है। चलिए अब 21 से शुरू कर देते हैं। ये वाला ये काफी आसान लग रहा है। 15 हर्ट्ज और 25 मीटर पर सेकंड, तो ये निकालें।
कह रहे हैं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 मीटर अपार्ट। तो पहले ऐसा करते हैं, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और 24 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसको रख के वेवलेंथ निकाल दो, क्योंकि वेवलेंथ से टेबुलेट करना आसान होगा। और वो जो आंसर दे रहा है उसमें ना एंगल नहीं है, नो फेज डिफरेंस, आउट ऑफ फेज बाय अ क्वार्टर ऑफ अ साइकिल, आउट ऑफ फेज बाय हाफ अ साइकिल। एक साइकिल का मतलब क्या होता है इस चैप्टर में, लैम्डा का मतलब क्या है? यस, 1 साइकिल यानी 360 डिग्री। हाफ अ साइकिल, इसकी वर्किंग किया आपने? तो मैंने पहले क्या किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से लैम्डा निकाला, 1 लैम्डा यानी 1.6 मीटर। अगर 1 लैम्डा का मतलब 1.6 मीटर है तो एक साइकिल 1.6 हुआ, तो 2 मीटर का मतलब हो गया 1.25 साइकिल। एक साइकिल से ऊपर गया, कितना ऊपर गया? 1.25 में से 1 हटा दें तो ये 1/4 ऑफ अ साइकिल आगे गया। तो इसका फिर आंसर बन रहा है बी, 21 का है बी। अगर 1 साइकिल से ऊपर आंसर आ जाए तो उसको फिर 1 से ही माइनस कर। चलो अब आ जाओ 22 पे। ये वाला क्वेश्चन, he says which road describes a longitudinal wave and a medium through which it can travel। लॉन्गिट्यूडनल की डेफिनेशन सामने रखो तो सी और डी तो हो नहीं सकते, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल में जो ऑसिलेशंस होती हैं वो वेव के साथ, गुड, तो ए होगा या बी होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती, तो बी हट जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑलवेज मैकेनिकल। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सिर्फ मैकेनिकल ऑप्शन देती हैं, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती। अब आ जाए 23, 23 ये वाला, a sound wave is displayed on the screen of a CRO as shown, the time base setting is 0.5 millisecond per division, what is the frequency? अब उसी तरह हो सकता है, एक साइकिल का टाइम निकालो, एक साइकिल का टाइम निकालो, वो बनेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कर दो 1/t, और 1/t का मतलब क्या होगा? 1/t का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी। ये वाली वर्किंग देखो, मेरे पास इससे आंसर क्या बन रहा है? आंसर आ रहा है बी। वैसे ये बन रहा है 6666 करके ना, तो राउंड करके फिर कितना हो जाएगा? 670। चलो अब आ जाए इस, ये क्या है? हाँ ये वही है ना इसका। हम्म, कितने बजे क्लास है?
चलो अब ये मेरा क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ आपने पढ़ा इसको बेटा, एन एरोप्लेन एज इमिटिंग सोर्स emitting sound at a frequency of 10,000 hertz approaches the observer at a speed of 165. The speed of sound is 330. What is the frequency of sound received by the observer? इसको कर दो, इसका पहले तो वो फॉर्मूला बना लो, इसका असल चीज वो फॉर्मूला याद होना है, मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है। देखो अब इसमें क्या है, अप्रोच करने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 330, और ये फॉर्मूला, इसमें से मैंने ऑब्जर्वर की स्पीड हटा दी है। ऑब्जर्वर की क्यों हटाई है, क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, मैंने ऑब्जर्वर की स्पीड हटा दी है। अब ये बताओ इसकी इस फॉर्मूला के नीचे एक ट्रिक है, माइनस कब आता है और प्लस कब आता है, जो याद करनी चाहिए फॉर्मूला में। नीचे माइनस तब आता है जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या कर रही हो, इंक्रीज। और अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बढ़े, सॉरी कम हो जाए, तो फिर आप नीचे यहां क्या लगाएं, यस प्लस। यही बस इसकी ट्रिक है। वर्किंग देखें, नीचे माइनस आएगा अगर सोर्स करीब आ रहा है, और नीचे प्लस आएगा अगर सोर्स दूर जा रहा है। चलो अब ये तो वही आसान वाला क्वेश्चन है, 25 वाले तो मेमोरी है, तो लर्न कर लो कि 10 पावर -2 माइक्रोवेव के पास है, और 10 पावर -10 किसके पास है, एक्स-रे के पास है। चलो फिर ठीक है, आज का काम खत्म है, और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।